हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 30 एमसीक्यूज ऑफ द वीक। जो पिछले वीक में हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ये एमसीक्यूज होंगे। तो अगर आपको कोई एमसीक्यूज ना आए तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कहां पर है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। पूछा गया आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है कौन सी है। सबसे पहले इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एस्चुरी सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तो क्या ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है? बताइए मेरे को, क्या ये आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एस्चुरी भी है। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन। तो सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है इंडिया में? वो है सुंदरबन में। और सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है जो मैनग्रोव की, वो कहां पर मिलेगी आपको? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ऐसा बोल रही है स्टेटमेंट। तो क्या ये करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइलैंड, जहां पर क्या होता है? नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली टर्टल्स की। ये भी कहां है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइलैंड आपने याद रखना है, ये नेस्टिंग साइट्स है ओलिव रिडली टर्टल। ओलिव रिडली टर्टल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इस बार। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी हमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ओलिव रिडली के बारे में, ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। यहां भी पूछा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है ओलिव रिडली टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स। क्या है? स्मॉलेस्ट है ऑफ ऑल सी टर्टल्स और मोस्ट अबंडेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओलिव रिडली टर्टल आर द स्मॉलेस्ट, याद रखना है। नंबर 2 स्टेटमेंट है दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबाडा where thousands of females come together on the same beach to lay egg। तो बताइए क्या ओलिव रिडली टर्टल्स ऐसा करते हैं, उनकी फीमेल्स कम टुगेदर ऑन सेम बीच टू ले एग? क्या एक साथ आ जाती है सभी एक ही बीच पर एग्स ले करने के लिए? तो ये बिल्कुल सही है। और इस प्रोसेस को, इस मास नेस्टिंग को क्या एरिबाडा कहते हैं? ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एरिबाडा कहते हैं इनकी मास नेस्टिंग को। थर्ड है आईयूसीएन स्टेटस से रिलेटेड है, वो है वल्नरेबल। क्या ओलिव रिडली टर्टल्स वल्नरेबल है? बिल्कुल सही है ये भी। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो याद रखना आपने। आगे बात करते हैं गोल्डन क्रिसेंट की। 2 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है क्या गोल्डन क्रिसेंट से रिलेटेड है। तो पहली है इट इज साउथ ईस्ट एशियाज मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन एंड वन ऑफ ओल्डेस्ट नारकोटिक्स सप्लाई रूट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और दूसरी स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट द रीजन कोइंसाइडिंग विद द रूरल माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। तो मैंने आपको 2 चीजों के बारे में पढ़ाया था, एक था गोल्डन क्रिसेंट और दूसरा था गोल्डन ट्रायंगल। दोनों में ओपियम प्रोड्यूस किया जाता था और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई है, क्या एक गोल्डन क्रिसेंट से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा है साउथ ईस्ट एशिया, बट गोल्डन क्रिसेंट मैंने आपको बताया था ये साउथ एशिया में था, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं था। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट है रूरल माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। तो जो गोल्डन क्रिसेंट मैंने आपको बताया था वो कौन कौन सी कंट्री में था? वो था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इन 3 कंट्रीज में जो ओपियम प्रोड्यूसिंग होती थी उस रूट को बोलते गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट सॉरी। तो ये जो 2 स्टेटमेंट दी हुई है ये गोल्डन ट्रायंगल की स्टेटमेंट दी हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नर टू। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है ब्लू बे मरीन पार्क कहां पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में? तो हाल ही में एक ऑयल स्पिल हुई है एक कंट्री के पास, मैंने आपको बताया था कौन सी कंट्री के पास हुई है, तो उसी के पास ये पार्क है।
तो आपको पता ही होगा कहाँ हुई है ऑयल स्पिल, वो है मॉरिशियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पिंक पिजन। ये भी मॉरिशियस में पाया जाता है। ये खतरे में आ गया था थोड़ा ऑयल स्पिल से, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। पहली स्टेटमेंट है इट्स साइंटिफिक नेम इज निसोनास मायरी। तो क्या ये है इसका साइंटिफिक नेम? बिल्कुल सही है, यही इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज अ स्पीशीज ऑफ पिजन। यहां तक बिल्कुल सही है। आगे क्या है? एंडेमिक टू मास्कारने आइलैंड ऑफ मॉरिशस। इसका मतलब क्या हुआ एंडेमिक का? कि ये यहीं पर सीमित है और कहीं नहीं पाया जाता। ये पिंक पिजन ये आपको यहीं मिलेगा, मैस्कैरने आइलैंड ऑफ मॉरिशस। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है आखिरी? आईयूसीएन स्टेटस बताया गया है पिंक पिजन का, वो है एंडेंजर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैंने आपको बताया था पिंक पिजन के बारे में कि ये एंडेंजर्ड है और अभी ऑयल स्पिल होने से इसके ऊपर खतरा और भी बढ़ गया है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। अगली स्टेटमेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहली स्टेटमेंट है लॉन्च ऑफ आईएसए वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस फ्रांकोइस होलैंडे ऑन 30 नवंबर एट COP21 पेरिस फ्रांस। तो क्या यहां पर अनाउंस हुआ था और क्या इन दोनों ने अनाउंस किया था? पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने और पीएम मोदी ने अनाउंस किया था। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएसए लाई कंप्लीटली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये हमारा अर्थ, ये बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर देता है। ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मेंबर नेशंस है आईएसए के, वो इन दोनों लाइनों के बीच में लाई करते हैं कंप्लीटली, मतलब पूरे वो इन दोनों लाइनों के बीच में होने चाहिए। तो बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है? तो मैंने अभी ऊपर पीएम मोदी का जिक्र किया, इन्होंने अनाउंस किया है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया भी इसका मेंबर होगा आईएसए का। और इंडिया आपको पता है इंडिया कहां लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आधा ऊपर है और आधा नीचे है। तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो जो मेंबर नेशन हो गया आईएसए के, वो पार्शियली भी लाई कर सकते हैं इन दोनों लाइनों के बीच में, मतलब या तो वो ऊपर हो हल्के से या पूरे बीच में हो इन दोनों लाइनों के। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी। तो जो कंट्रीज पार्शियली भी लाई कर रही होगी इन दोनों लाइनों के अंदर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, वो भी आईएसए की मेंबर होगी। थर्ड स्टेटमेंट है हेडक्वार्टर ऑफ आईएसए इज लोकेटेड इन गुरुग्राम। तो क्या इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो याद रखना आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। अगर आपको ये ना भी पता होता गुरुग्राम वाला आंसर, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि ऑप्शन देखिए नीचे कितने आसान ऑप्शन है। आपको पता चल गया दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो आप क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। दूसरा ये गया और ये गया, बच्चा कौन सा? सी। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है डेथ वैली से। मैंने आपको पढ़ाया था डेथ वैली अमेरिका में है। यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, 54.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। तो इसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई है, बताइए ये सही है गलत है। सबसे पहले तो डेथ वैली इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया। तो क्या कैलिफोर्निया में है? और अगर कैलिफोर्निया में है तो क्या साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया में है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको पढ़ाया था, मैप भी दिखाया था डेथ वैली का। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, अगर आपको नहीं पता डेथ वैली के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। दूसरा क्या है? इट इज द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। तो क्या नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली? बिल्कुल सही है, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का लोएस्ट पॉइंट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी इट इज आल्सो द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, तो इसलिए हॉटेस्ट भी है और ड्राइएस्ट पार्ट भी है नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का। तो थर्ड भी करेक्ट हो गई। तो आंसर क्या होगा? सी। तो जो लोग सी कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन को। सी नहीं होगा, सी बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि ऊपर क्या पूछा है? ऊपर पढ़ना है क्वेश्चन सबसे पहले।
ऊपर पूछा है हमसे इनकरेक्ट और आपने कर दिया यहां पर करेक्ट, मतलब सी हो जाएगा गलत। तो ये आपको ध्यान देना है ऊपर की लिखा क्या है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, वो तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, मतलब आंसर होगा डी। अगली स्टेटमेंट है काल प्रसार प्रोजेक्ट के बारे में, और पूछा गया हमसे, सबसे पहले यही पढ़ेंगे हम, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है हमसे। तो पहली स्टेटमेंट है, इट एंटेल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 किलोमीटर डैम अक्रॉस गल्फ ऑफ खंबाट बिटवीन भरूच एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 30 किलोमीटर डैम बनाया जाएगा गल्फ ऑफ खंबाट में, बिटवीन भरूच और भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो क्या ऐसा होगा इस प्रोजेक्ट के तहत, मैंने आपको पढ़ाया था भट्टभूत प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था, जो इसका सब प्रोजेक्ट है कालप्रसागर प्रोजेक्ट का। तो मैंने आपको उसके साथ ही कालप्रसार प्रोजेक्ट भी पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको बताई थी ये स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो वीडियो में जाकर जरूर देखिए हमारे चैनल के ऊपर। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एम्स टू स्टोर गुजरात 25% एनुअल एवरेज सरफेस वाटर रिसोर्सेज। तो जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसका एम ये होगा 25% एवरेज एनुअल सरफेस वाटर रिसोर्स स्टोर करेगा ये गुजरात का। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, इट विल स्टोर 8,000 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ सरफेस वाटर एंड विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर इन दी सी। तो जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो क्या ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर होगा इन सी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है। तो तीनों करेक्ट है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, पंडित जसराज जी के बारे में। हाल ही में इनका देहांत हो गया, तो बताइए कौन थे पंडित जसराज जी। क्या है, मैथमेटिशियन थे, डांसर थे, वोकलिस्ट थे, या फिर इसरो के साइंटिस्ट थे। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप आसानी से बता दोगे कि पंडित जसराज जी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। ये मेवाती घराने को बिलोंग करते थे, और घराना क्या होता है, कितने घराने हैं इंडिया में, ये मैंने वीडियो में आपको अच्छे से समझाए है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है किसके बारे में, अबाउट गोल। गोल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, गोल इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर। क्या करेक्ट है या नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, यही फुल फॉर्म है इस प्रोजेक्ट की, गोल की, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। पहली स्टेटमेंट होगी करेक्ट। दूसरा क्या है, द प्रोग्राम एम टू मेंटर 5,000 ट्राइबल यूथ इन द कंट्री एंड इनेबल देम टू बिकम यंग लीडर इन देयर कम्युनिटी। तो जैसे कि ऊपर फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो रहा होगा कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, तो यही बताया गया दूसरी स्टेटमेंट में भी। तो बिल्कुल करेक्ट है दूसरी स्टेटमेंट भी। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट ये देखिए कि किसने लॉन्च किया है, द इनिशिएटिव हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अलोंग विद फेसबुक। इसलिए इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना, इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ना, क्योंकि फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड नीति आयोग द्वारा। और कब लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2019 में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए, फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन में ट्राइबल अफेयर ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया, वो है गोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। और आपको क्या पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, हमारे मिनिस्टर कौन है ट्राइबल अफेयर के, वो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है। आगे बात करते हैं, एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। इंडिया में इसका क्या रैंक आया है, इंडिया का रैंक इसमें क्या आया है, तो इंडिया का रैंक आया 57, लोएस्ट रही है इंडिया, मतलब लोएस्ट अमंग अदर कंट्रीज। टोटल कंट्रीज कितनी थी, 85 कंट्रीज थी, उसमें से इंडिया का रैंक 57 आया। तो देखिए खराब हालात है इंडिया की डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। देखिए अगर आप, ये किसने रिलीज किया है ये इंडेक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रिलीज किया गया है सर्फ शार्क द्वारा। सर्फ शार्क क्या है, एन ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर है, सर्फ शार्क द्वारा रिलीज किया गया है डिजिटल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स 2020, और इंडिया का रैंक रहा है 57। अगला क्वेश्चन है शक्ति और वेगा से रिलेटेड,
क्या है ये दोनों, शक्ति और वेगा किसके नाम है? क्या कार्गो शिप के, या माइक्रो प्रोसेसर के, या सुपर कंप्यूटर, या नन ऑफ दी अबव? तो शक्ति और वेगा नाम है माइक्रो प्रोसेसर के। ये इंडिया द्वारा इन्वेंट किए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है शक्ति और वेगा। शक्ति 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और वेगा जो है वो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। आगे बात करते हैं धन्वंतरी रथ। ये किससे रिलेटेड है? धन्वंतरी रथ। क्या ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है, या फिर जगन्नाथपुरी से रिलेटेड है, या केरला गवर्नमेंट की स्कीम है, या फिर महाभारत से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए धन्वंतरी रथ किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है। क्या हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस ने कोलैब किया है, और जो दिल्ली पुलिस की कॉलोनीज है जहां पर दिल्ली पुलिस के मेंबर्स रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती है, वहां पर ये रथ चलाया जाएगा उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, दिल्ली पुलिस की और उनके फैमिली मेंबर्स की। धन्वंतरी रथ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है बताइए? पिछली इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में ऑफ आयुर्वेदा। ये कहां पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हमारी राजधानी में, नई दिल्ली में। वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? कैंसर की रिपोर्ट आई थी एक कि आने वाले सालों में इंडिया की क्या हालात होगी कैंसर से रिलेटेड। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखें। तो पहले आप ये जरूर बताएं कि कैंसर डे कब होता है, वर्ल्ड कैंसर डे? तो ये होता है 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे होता है हमारा 4 फरवरी को। आगे बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। 16वां क्वेश्चन है हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सबसे पहली द NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET कंडक्ट करेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। किसके लिए? फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये ध्यान रखना है, गवर्नमेंट भी और पब्लिक सेक्टर बैंक भी लिखा है यहाँ स्टेटमेंट में। तो बताइए क्या है, दोनों में रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया जाएगा? बिल्कुल सही है। और इसे कंडक्ट कौन करेगा? NRA। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और क्या NRA के बारे में? NRA विल बी अ सोसाइटी रजिस्टर्ड, NRA विल बी अ सोसाइटी रजिस्टर्ड, ये देखिए अब ध्यान से दिख रहा होगा आपको, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो क्या इस एक्ट के अंदर इसे रजिस्टर किया जाएगा? बिल्कुल सही है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट होगी पहली। थर्ड क्या है? इट विल बी हेडेड बाय अ चेयरमैन ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो चेयरमैन होगा NRA का, उसका रैंक कम से कम सेक्रेटरी होना चाहिए टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, SSB, RRB, IBPS, इनके मेंबर्स होंगे। तो क्या ये सारे मेंबर्स इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और चेयरमैन सेक्रेटरी रैंक का आदमी होगा? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमसे पूछा भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा D, ऑल आर करेक्ट। अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिंगराज टेम्पल के बारे में बात की गई है। कहां पर है लिंगराज टेम्पल? मैंने आपको बताया था रिवैम्प प्रोजेक्ट चालू किया गया है एक स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा लिंगराज टेम्पल के लिए। कौन सी स्टेट थी वो है उड़ीसा। तो लिंगराज टेम्पल आपको मिलेगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माली कंट्री। तो माली एक देश है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले माली इज लैंड लॉक्ड कंट्री। तो यहां तक बिल्कुल सही है, माली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है इन ईस्ट अफ्रीका। क्या ईस्ट अफ्रीका में है? अफ्रीका में तो है, बिल्कुल सही है, बट क्या ईस्ट अफ्रीका में है? ईस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है वर्ड, नहीं ये गलत है, ईस्ट में नहीं है, ये वेस्ट में है, वेस्ट अफ्रीका में है। इट्स कैपिटल इज बामाको। क्या बामाको इसकी कैपिटल है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बामाको इसकी कैपिटल है। थर्ड क्या है? इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज इट्स प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन अमिड मिलिट्री कूप। तो क्या यहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ और इनके प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन अनाउंस किया है? मिलिट्री कूप का मतलब क्या हुआ कि मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री ने वहां पर सरकार को हटा दिया, खुद बैठ गई सत्ता में जाकर, ये मतलब होता है कूप का। तो क्या ऐसा हुआ है माली में? बिल्कुल सही है, माली में ऐसा ही हुआ है, इसलिए माली कुछ दिनों से न्यूज में थी।
तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट गलत होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कीजिए। यहाँ पर पहली गलत, 1 ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया और डी गया, बचा कौन सा, बी। तो बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, बताना है आपको, करेक्ट पूछा है। तो वाराणसी हैज बीन रैंक्ड द क्लीनेस्ट सिटी अमंग 46 गंगा टाउन। तो कैटेगरी थी डिफरेंट, ये एक कैटेगरी थी कि गंगा के टाउन 46 टाउन है, उनमें से कौन सी क्लीनेस्ट होगी। तो क्या वाराणसी में उसमें टॉप किया है, बिल्कुल सही है, वाराणसी क्लीनेस्ट सिटी है अमंग 46 गंगा टाउन। दूसरी है न्यू दिल्ली वाज द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। तो अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो क्या नई दिल्ली क्लीनेस्ट सिटी है, बिल्कुल सही है, ये भी नई दिल्ली को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, क्लीनेस्ट कैपिटल देखें अगर हम। थर्ड है कैंटोनमेंट्स के बारे में पूछा गया है, क्या जलंधर गोट द टॉप अमंग कैंटोनमेंट्स, मतलब जलंधर क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट है हमारे इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी, अगला करेक्ट। अगला है इसी से रिलेटेड है, फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण कैटेगरी 2020 से रिलेटेड है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी इस बार, मतलब इसमें था कि सिटीज विद पॉपुलेशन larger than 10 लाख, cities with population 1 to 10 लाख, cities with population less than 10 लाख, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज थी। तो यहाँ किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, cities with population 1 to 10 लाख, which city is cleanest, इस कैटेगरी में कौन सी सिटी को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा मिला है, कौन सी सिटी है बताइए, क्या इंदौर है, बताइए। तो जो लोग इंदौर बोल रहे होगे वो गलत है, इंदौर को कौन सी कैटेगरी में मिला है, मोर देन 10 लाख, इंदौर को मोर देन 10 लाख वाली कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। इस कैटेगरी में कौन सी सिटी है, वो है अंबिकापुर। अंबिकापुर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में मिलेगी आपको अंबिकापुर, तो याद रखना है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, और 1 से लेकर 10 लाख वाली कैटेगरी में इसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है तीस्ता रिवर से, पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सबसे पहले यही पढ़ना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। तो क्या तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और क्या ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, बताइए। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर, और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना इन बांग्लादेश। यमुना से कंफ्यूज नहीं करना है इसे, ये जमुना है लिखा है, जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। दूसरी स्टेटमेंट क्या है तीस्ता रिवर के बारे में है कि इट ओरिजिन्स इन नेपाल, कि नेपाल में पैदा होती है ये रिवर, नेपाल से चालू होती है। तो क्या ये सही है या गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये इंडिया में ओरिजिन होती है, इंडिया की सिक्किम स्टेट में ओरिजिन होती है, सिक्किम में ओरिजिन होती है, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल में आती है नीचे, और उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट गलत होगी, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इंडिया का क्या रैंक है इन ऑर्गेनिक फार्मर्स, पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करें हम तो इंडिया का क्या रैंक है, और एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैटेगरी में इंडिया का क्या रैंक है, इन दोनों में बताना है। क्या इंडिया का 9th रैंक है ऑर्गेनिक फार्मर्स में, क्या इंडिया का पहला रैंक है ऑर्गेनिक फार्मर्स में, क्या 12th है या 5th है, बताइए। तो अगर आपको पता होगा, मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, इंडिया का पहला रैंक पर है इंडिया, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स आपको इंडिया में मिलेंगे। और अगर एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, मतलब कितना एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आता है, उसकी बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया 9th नंबर पर है, तो आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बिकम फुली ऑर्गेनिक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, या आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है तो भी पता होगा कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जो फुली ऑर्गेनिक घोषित कर गई थी, वो है सिक्किम। तो सिक्किम हमारी इंडिया की पहली स्टेट थी जो फुली ऑर्गेनिक घोषित की गई। अगला क्वेश्चन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये किस स्टेट की स्कीम है। तो इस स्कीम में क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट
लिया जाएगा, उसे फेमस किया जाएगा और बेचा जाएगा सरकार द्वारा। उसे फेमस करने में सरकार मदद करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो ये स्कीम कहाँ लॉन्च की गई? ये स्कीम लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। 25वां क्वेश्चन है, एनसीसी से रिलेटेड है। एनसीसी वाज फॉर्म्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? कौन सी कमेटी थी जिसके बेस पर एनसीसी फॉर्म की गई? क्या वो शेकटकर कमेटी थी, एच.एन. कुंजरू कमेटी थी, अशोक डलवाई कमेटी थी या एस केदार कमेटी थी? तो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी हमारी, उसमें एनसीसी के बारे में पढ़ाया था। तो एनसीसी एच.एन. कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन पर फॉर्म की गई थी। एच.एन. कुंजरू याद होना चाहिए आपको। जो शेकटकर कमेटी है वो अभी बिठाई गई थी 2016 में। इसने क्या राय दी है? इसने एक्सपेंड करने को बोला है एनसीसी को। तो अभी गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है एनसीसी को इन बॉर्डर एरियाज एंड कोस्टल एरियाज। और जो अशोक डलवाई कमेटी है वो फार्मर्स की इनकम डबल करने से रिलेटेड थी। Who has been appointed as new election commissioner? कौन बने हैं नए इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश के? क्या वो अशोक लवासा है, जीसी मुर्मू है, दीपक मिश्रा है या राजीव कुमार है? तो आंसर होगा इसका राजीव कुमार। इन्हें अपॉइंट किया गया है नया इलेक्शन कमिश्नर। पहले कौन थे, किनकी जगह अपॉइंट किया गया है इन्हें? वो है अशोक लवासा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करने वाले, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से। तो राजीव कुमार को बना दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर। और जीसी मुर्मू क्या है? ये है हमारे नए कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ट्राइब्स की बात की गई है यहाँ पर। इरूला, मुद्दुका, कुरुम्बा ट्राइब कल ही वाली वीडियो में डिस्कस किया था ये तीनों ट्राइब के बारे में। ये कहां पर है, कौन सी स्टेट में है? स्टेट में मिलेंगे आपको ये। तो ये मिलेंगे आपको केरला में। केरला में मिलेंगे ये तीनों ट्राइब्स आपको केरला में। और स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे इरूला, मुद्दुका और कुरुम्बा ट्राइब। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं हम नेशनल स्पोर्ट्स डे? इस दिन हम अवार्ड्स भी देंगे। खेल रत्न अवार्ड अभी 5 खिलाड़ियों को मिलने वाला है, अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है 27 खिलाड़ियों को, और द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलने वाला है कोचेस को। ये अवार्ड्स हम सभी नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन देते हैं। तो कब मनाया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे? ये 29 अगस्त को। इस दिन क्या था 29 अगस्त को? क्यों मनाते हैं हम? बिकॉज ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका बर्थ एनिवर्सरी है 29 अगस्त को। तो उन्हें सम्मानित करने के लिए हमने इस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाना चालू किया। अगला क्वेश्चन है इंडियन बाइसन के बारे में, जिसे हम गोल भी कहते हैं। पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? वल्नरेबल है। क्या है वल्नरेबल है? इसका आईयूसीएन स्टेटस बिल्कुल सही है। दूसरी है, इंडिया में ये कहां मिलेंगे आपको? गोर, नागरहोल, बांदीपुर, मासीनागुडी नेशनल पार्क और बीआर हिल्स, यहां पर आपको मिलेंगे। क्या सही है? पहले ये जान लेते हैं ये है कहां पर। नागरहोल और बांदीपुर आपको मिलेंगे कर्नाटक में, और जो मासीनागुडी नेशनल पार्क है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और जो बीआर हिल्स है ये भी आपको मिलेगी कर्नाटक में। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन। तो क्या इंडियन बाइसन यहां पर मिलते हैं? बिल्कुल सही है, इंडियन बाइसन आपको यहां पर मिलेंगे इंडिया में। तो 2 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। पहली लास्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज द टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल फाउंड इन इंडिया। तो क्या है सबसे बड़ी टॉलेस्ट स्पीशीज है वाइल्ड कैटल की जो इंडिया में मिलेगी आपको? इंडियन बाइसन। बिल्कुल सही है। तो ऑल आर करेक्ट। तो आंसर हो गया डी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ओनली वुमेन टू विन एबल प्राइज? एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है आपको एबल प्राइज। तो सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही वुमेन ने जीता है। तो कौन है इन चारों में से वो वुमेन जिन्होंने एबल प्राइज जीता है? क्या वो शकुंतला देवी जी है? इनकी अभी कुछ दिनों पहले मूवी भी आई है, आपको पता होगा शकुंतला देवी के बारे में। क्या वो दीपा मलिक है? मरियम मिराज़ है? क्या कारेन ऑनबैक है? बताइए कौन सी है इनमें से? तो आंसर मैं ही बता देता हूं, आंसर होगा ए, कैरेन ऑनबैक ओनली वुमेन है टू विन एबल प्राइज। तो आई होप आप लोगों को आज मजा आया होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।